चलिए, नमस्कार सभी को। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार, माफी चाहूंगी, स्टेट चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट के बारे में। एस्टेट का सिलेबस कैसे हम कवर करें और शॉर्ट टाइम में हम इसे कैसे कवर कर सकते हैं। समय देखो कम है और सिलेबस ज्यादा है, ये बात आप सभी को पता है। अब हम यहाँ पर कैसी स्ट्रैटेजी निभाएं, मतलब कैसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें और किस तरीके से हम 10-20 दिनों में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करें, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बस मैं आप सभी से कहूंगी कि घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मैम हम कैसे टॉपिक को कंप्लीट करें, कहाँ से करें। सबसे बड़ी बात ये आती है कौन सी किताब छोड़ें, कौन सी किताब पढ़ें। बहुत सारी दुविधाएं मन में हैं। तो इन सारी दुविधाओं के मतलब आपके प्रश्न है मेरे पास, उसके उत्तर है, तो उसको जरूर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी, सबसे पहले कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है ना, ये तो एस्टेट है बेटा, कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है उसके लिए उसके सिलेबस को देखना। उसके सिलेबस, क्या वो जो सिलेबस लिखा हुआ है क्या वह वहीं से प्रश्न आते हैं, क्या उसमें कुछ और नए प्रश्न नहीं आते हैं क्या। जैसे सीटेट है, मान लो सीटेट में ये होता है कि जो सिलेबस होता है वहीं से अधिकतर प्रश्न आते हैं, उससे बाहर नहीं जाते हैं। लेकिन क्या एस्टेट के केस में ऐसा है, तो मैं कहूंगी बिल्कुल भी नहीं। एस्टेट के केस में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो सिलेबस है ना, यहाँ पर सिलेबस में लिखा कुछ और है, मतलब वो तो आता ही आता है, वो तो एक आधार मान के आप चलेंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अलग से आती है। तो इसका मतलब तो ये पक्का हो गया कि एस्टेट वाले जितने भी जो है जो सिलेबस देते हैं उसके अनुसार प्रश्न तो नहीं आते हैं, उसके अनुसार प्रश्न और भी आते हैं, अलग से भी आते हैं, ये तो हमें पता चल गया। फिर दूसरी बात यह है कि उसके पैटर्न को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट वाले हैं, यूं कह लो कि जो हरियाणा में नहीं रहते हैं, तो ये ध्यान देखना कि जो हरियाणा में नहीं रहते ना, उनको पता ही नहीं होता कि इसका पैटर्न क्या है। तो इस उनको अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है कि पीआरटी लेवल पर जो है वो गणित भी पूछी जाती है, ईवीएस भी आती है, या फिर रीजनिंग भी आती है, या फिर हरियाणा की जीके भी आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि सिलेबस का पैटर्न और सिलेबस क्या आता है इसके बारे में संपूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है अभी मैं दिखाऊंगी भी कैसा सिलेबस है। फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाने बहुत जरूरी है। बहुत लोग आपको ये ऐसे कर रहे हैं, बहुत लोग मैंने देखा अभी, बहुत लोग जो है सारी चीजें इकट्ठा या घाल मेल करके बढ़ा रहे हैं। हमारा दिमाग चीजों को ऑर्गेनाइज तरीके से समझता है, तो कभी भी ध्यान रखिएगा टॉपिक वाइज हमेशा चीजों को लेके चले। टॉपिक वाइज मतलब जैसे मान लो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं अभी मैं दिखाऊंगी, उसको हमें टॉपिक वाइज करना होगा, नहीं तो तीतर भीतर हो जाएगा। नहीं तो आप पेपर आपका, आपको पता है 7-8 को है दिसंबर को, तो पेपर नहीं लगा पाओगे। हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम पर इन्होंने ऐसा कुछ दिया है, तो वे बिल्कुल गलत है बच्चों के लिए। तो देखो बिल्कुल गलत बात होती है कि इतने कम समय में सिलेबस ज्यादा है और कैसे वो कंप्लीट करेंगे ना। तो हो सकता है कि डेट जो है वो एक्सटेंड हो जाए, हो सकता है, लेकिन आप ये सोच के चलेंगे कि हाँ इसी डेट पर हमें सारी चीजें कंप्लीट करनी है। फिर आता है कि देखिए कभी भी एनसीईआरटी की किताब को कभी नहीं छोड़ना है। आपने अगर सीटेट में पढ़ी है, किसी और एग्जाम में पढ़ी है, रिवाइज करी है, या कभी कुछ नोट्स बनाए हैं, उसको मैं कहूंगी दोबारा से देखो। कभी भी हम एनसीईआरटी की किताबों को नहीं छोड़ते हैं, या फिर हरियाणा की जो भी किताबें होती है, जो तुमने किताबें पढ़ी है, उसको कभी मत छोड़ो। ठीक है, तो दूसरा क्या है, तीसरा हमारा एनसीईआरटी है। मैराथन्स लगाना बहुत जरूरी है, वो भी टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज नहीं लगाओगे फिर घालमेल हो जाएगा। जब हम लगाते हैं ना, जब हम सक्षम हो जाते हैं, जब हम सारे मिक्स प्रश्न लेते हैं, और वो मॉक टेस्ट में होता है जब हम मिक्स प्रश्न लेते हैं, मिक्स तब यानी कि ऐसा पेपर आएगा। तो आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, अब हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखा है कि उनको ये भी नहीं पता कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का मतलब क्या है। भाई पीआरटी का मतलब है कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के लिए। ऐसे बच्चे, आपने फॉर्म भरा ही होगा ना। फिर यहाँ पर टीजीटी के लिए जो भी आवेदन कर रहा होगा वह 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए मतलब टीचर बनना चाह रहा होगा। फिर 9 से 12वीं क्लास के लिए टीचर बनना चाह रहा होगा। तो आपको अपना लेवल पता होना चाहिए, एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन सा पोर्शन कितना कवर करता है। सीटेट से थोड़ा सा अलग है, हालांकि सीटेट में 150 नंबर होते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी हरियाणा में एस्टेट में ऐसे ही है। लेकिन 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 क्या है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में 15 नंबर है, अंग्रेजी में 15 नंबर है, 15 नंबर है। जनरल स्टडीज यहाँ पर आती है,
जिसमें 30 नंबर की यहाँ पर आती है और वह रीजनिंग को भी कवर करती हुई जाती है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें कवर होती है। ठीक है, हरियाणा जीके भी इसमें आती है, तो ध्यान रखो हरियाणा जीके की किताब होती है, आपको मिल जाएगी, क्या कहते हैं, यूथ पब्लिकेशन की आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए आपका दिमाग कि हरियाणा जीके पे ही पूरा का पूरा लग जाए, स्टैटिक जीके ज्यादातर पढ़ लेगा। जीके इतना वास्ट सब्जेक्ट है, आपको पहले वह चीजें देखनी है जो आती ही आती है और जिससे हम पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले जीके नहीं पकड़ो, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका सीडीपी ही होना चाहिए, क्योंकि ये आधार बनती है दूसरी चीजों के लिए। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी में ग्रामर के साथ साथ, ग्रामर तो आती है, ग्रामर आएगी, लिखा हो ना लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ग्रामर आएगी, व्याकरण आएगी, साथ में पेडागोजी भी आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेडागोजी अगर आपको तैयार करना है तो सीटेट के आधार पर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना सीडीपी की, सीडीपी में क्या क्या चीजें आती हैं, किस तरीके से थियरीज आती है, सीडीपी में वह चीजें नहीं आती जो लिखी हुई है सिर्फ, यहाँ से मेमोरी से भी कॉन्सेप्ट आते हैं, यहाँ से थिंकिंग से भी क्वेश्चन आते हैं, या फिर व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन आते हैं, बताऊंगी मैं यहाँ पर आपको। फिर यहाँ पर मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स और ईवीएस, ये पीआरटी लेवल की मैं बात कर रही हूँ, और यही अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा जैसे पीजीटी तो वह सब्जेक्ट में आएगी, सब्जेक्ट नॉलेज होगी। जैसे मान लो कोई पीजीटी बायोलॉजी के लिए तैयारी कर रहा है, साइकोलॉजी की तैयारी कर रहा है, तो मास्टर्स लेवल पर आपने जो पढ़ा होगा ना वो आपको रिवाइज करना है। ठीक है, पीजीटी लेवल पर सब्जेक्ट जो है वह आता है, तो 60 नंबर यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर है बात? अब आ जाओ मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम अपने आप को पास कहेंगे स्टेट में। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी अदर स्टेट का बच्चा हो, मान लो दिल्ली का है, यूपी का है, बिहार का बच्चा है जो स्टेट का एग्जाम दे रहा है, ठीक है, कोई मैटर नहीं होता है उससे कि वह एससी हो या फिर वह विकलांग हो या फिर किसी भी रूप से वह दिव्यांग बच्चा हो, तो वो उसके लिए 90 अंक आने जरूरी है। यानी कि सीटेट में, सीटेट 150 जैसे होता है ना, उसमें 90 अंक लाने वाले जो है, जनरल अंक वाले जो है वो पास करते हैं। यहाँ पर स्टेट वाले बच्चों का भी अगर वह अदर स्टेट से है तो उनको 90 अंक लाने ही पड़ेंगे, 60% मतलब 90 अंक। ठीक है, अगर हरियाणा के बच्चे हैं यदि आप, और फिर एससी के हैं या एसटी के हैं या फिर फिजिकली एबल है, डिसेबल है, जो भी है, तो उनके लिए 55% यानी कि 82 नंबर आपके पास होने चाहिए पासिंग के लिए। फिर दोबारा से प्रश्न मत पूछना कि मैम कौन पास होगा, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है, ऐसे मत पूछिएगा। ठीक है, पासिंग क्राइटेरिया जो है वह ये है। एलिजिबल कैसे है उसके ऊपर भी बात करते हैं, योग्यता के ऊपर भी बात करेंगे। फिर यहाँ पर कोई भी ऐसे हरियाणा का बच्चा है जो मान लो हर एक कैटेगरी के लिए, चाहे वो एसटी है, एससी है, जो भी है, फिजिकली चैलेंज भी क्यों ना हो, कहीं और का भी, ठीक है, मतलब सारी कैटेगरीज के लिए अगर हरियाणा की अगर हम बात करें तो उसके लिए 90 अंक जो है वह आपको आने ही चाहिए। यानी कि जनरल वालों के लिए, जनरल वालों के लिए क्राइटेरिया दे रखा है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये एक प्लस पॉइंट बनता है आपके लिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हमारी मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर। ठीक है, अच्छा योग्यता रहेगी हमारी, योग्यता भी देखिए, इधर देखिए कुछ भी नहीं है योग्यता में, बस आपको ये देखना है पीआरटी वालों के लिए हमेशा से डीएलएड ही चलेगा, कभी भी ध्यान रखिएगा बीएड नहीं होगा। जेबीटी जिसे हम कहते हैं, बीएलएड कहते हैं, या फिर बीटीसी कहते हैं, बीएलएड कहते हैं, या फिर बीटीसी कह लो, या फिर जेबीटी कह लो। ठीक है, इन बच्चों के लिए जो है वह यही चलेगा, या फिर एक और 4 साल का जो हमारा कोर्स होता है बीएलएड 4 साल का होता है, तो इनके लिए ये चलेगा। टीजीटी वालों के लिए ध्यान रखिएगा बीएड चलेगा हमेशा से, बीएड, और ग्रेजुएशन में आपके पास वह सब्जेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन में साथ में बीएड कंपलसरी है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई? तो ये तो बेसिक चीजें हैं, मुझे ऐसा लगता है ये तो समझ में आ चुकी होगी क्योंकि आपने फॉर्म भर लिया है। लेकिन क्योंकि मैं शुरुआत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं शुरू से आपको बता दूं कि क्या क्या चीजें जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। अगर आपको एस्टेट का एग्जाम पास करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं पर भी आपने पढ़े हैं, मान लो आपने सीटेट में पढ़े हैं, मान लेते हैं एक तौर पर, या सीटेट नहीं भी कर रखा बच्चा, तो हम सिलेबस के अनुसार चल लेते हैं कि सिलेबस में जो हम नॉर्मली चीजें पढ़ते हैं, बेसिक चीजें हैं, वे आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़िए। अगर नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, मैं ये करवा के क्या करूंगी, ये करवा के क्या करूंगी, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। और अगर नहीं आते हैं तो आप छोड़ दीजिए, मुझ पे छोड़ दीजिए कि किस तरीके से इसको करना है,
ये समझिए क्लास पहली इसकी लूंगी, दूसरी लूंगी, तीसरी लूंगी, चौथी लूंगी, इस तरीके से लूंगी, ठीक है। फिर टैग वर्ड्स, इसमें भी जैसे सीटेट में होते हैं ना, ऐसे ही एस्टेट में भी सेम टैग वर्ड्स है, क्योंकि आधार तो वही है ना, सीटेट का सिलेबस है उससे ज्यादा है, या एक स्टैंडर्ड सिलेबस है, हाई लेवल पे सिलेबस होता है, हाई लेवल पे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डेटा भी आते हैं। अब यहाँ पर सीटेट वाले जो बच्चे हैं, अगर वह सोच के जाए कि हाँ सीटेट वाली तैयारी कर ले, फंस जाएंगे। क्यों फंस जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्स के आधार पर क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अब टॉपिक वाइज मतलब जैसे एडजस्टमेंट के ऊपर, जैसे मेमोरी के ऊपर, जैसे मान लो थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे व्यक्तित्व के ऊपर, ऐसे ऐसे मेन चैप्टर है, यहाँ से भी प्रश्न आए हैं। गुथरी, टोलमैन, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि सीटेट के सिलेबस से काम नहीं चलेगा। सिगमंड फ्रेड से भी क्वेश्चन आए हैं बहुत डिटेल लेवल पर। यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर, ये सारी चीजें पूछी जाती है, एस्टेट के लेवल पर भी पूछी जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है बात? क्रिएटिविटी के मॉडल से क्वेश्चन आए हैं, मेमोरी के मॉडल से, स्मृति के मॉडल से क्वेश्चन आए हैं, तो इसका मतलब तो बहुत डिटेल लेवल पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आती है बात पीवाईक्यूज की। आपने पीवाईक्यू जो है, आपको पीवाईक्यूज के बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए एस्टेट के सारे पीवाईक्यूज को, बेसिकली सीडीपी, क्योंकि मैं सीडीपी से ही रिलेटेड हूँ, मैं साइकोलॉजी आपकी टीचर हूँ, साइकोलॉजी टीचर, ठीक है, मनोविज्ञान की ही अध्यापिका रही हूँ, हमेशा से यही मैंने काम किया है, और इसी फील्ड में मेरा तजुर्बा भी है, तो आप चाहे तो विश्वास कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और पहली क्लास लेके आओगे ना, आप खुद ही कहेंगे कि हाँ मैम बहुत डिटेल लेवल पर हम पढ़ रहे हैं। आप चाहे तो औरों को भी बता सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मतलब हो सकता है कि बच्चों को ना पता हो, तो आप बता सकते हैं। पहली क्लास मतलब मेरी और भी सीटेट की क्लास है, वह भी आप देख सकते हैं, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, यहाँ हूँ, ठीक है। चलिए भाई, तो ये बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक तो विश्वास हो गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। फिर यहाँ पर मैं एक मैराथन लेके आ रही हूँ। मैराथन क्या है? एक कंप्लीट मैराथन होगी बेटा, एस्टेट की कंप्लीट मैराथन है, सीडीपी महामैराथन है, टॉपिक वाइज है, हो सकता है लंबी चलेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके सारे के सारे टॉपिक्स जो है वे कंप्लीट होने चाहिए। इस समय पर कोई बैच लॉन्च कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देखो समय ही कितना है, समय कितना है, 10 दिन 20 दिन, उसमें भी अगर कोई बैच लॉन्च कर रहा है, आप खुद सोचिए ना, बैच लॉन्च करने का मतलब क्या हो गया कि आपसे खिलवाड़ हो गया। मुझे ऐसा फील होता है। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा जो फोकस रहेगा वो क्या रहेगा कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर यूट्यूब पर ही, ताकि आप पास हो सके, ताकि आप अपने बलबूते पर कह सके कि हाँ हमने कुछ किया है। तो इसलिए महामैराथन में लेके आ रही हूँ, ऑल टॉपिक्स यहाँ पर कवर होंगे। ध्यान रखिएगा, सीडीपी की खास तौर से सारे टॉपिक्स कवर करवाऊंगी, बहुत डिटेल लेवल पे पढ़ाऊंगी। जो जो चीजें आती है, जैसे मान लो सीडीपी है, सीडीपी में जो बेसिक सिलेबस है वो ये है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो बेसिक सिलेबस है, जिसमें ये सारी चीजें पूछी जाती है, सीटेट के लेवल पर है। ये तो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा होगा आपको वो मैं बता देती हूँ। ये सारी चीजें आपने देखी है, सीटेट में भी देखी होगी, ये पूरा का पूरा सिलेबस है बेटा, ठीक है, ये सीटेट में भी आता है। अब क्या अलग है? अलग ये है, इधर देखो भाई, अलग ये है जो एक्स्ट्रा है, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा। अगर हम पियाजे के जन्म की बात करें तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, लेकिन सीटेट में यहाँ पर ऐसा नहीं आता है, ठीक है। 1896 में मतलब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखिएगा। गुथरी का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, कौन सा प्रतिपादन किया है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सिगमंड फ्रेड, ये लाइन किसने लिखी है? सिगमंड फ्रेड ने लिखी है। ये सिद्धांत किसने दिया है? सिगमंड फ्रेड ने दिया है। ऐसे ऐसे प्रश्न, यानी कि तथ्यों के आधार पर प्रश्न बहुत आते हैं। पर्सनैलिटी हो गया, मेमोरी, स्मृति हो गया, तुम्हारा स्मृति हो गया यहाँ पर, है ना। यहाँ से काफी सारे प्रश्न आते हैं। चिंतन से प्रश्न आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चिंतन के अवस्थाएं कौन सी है, स्टाइल्स कौन सी है, या फिर डेविड एल्काइन ने एडजस्टमेंट थ्योरी दी है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर। कोलबर्ग का भी जेंडर थ्योरी है एक, आपको पता है कि नहीं पता है? नहीं पता होगी। कोलबर्ग का हमेशा नैतिक मूल्य का सिद्धांत ही पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें आती हैं, तो कहने का मतलब क्या, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। टाइप्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ऑप्शन में आया है आपका, यदि आपने अच्छे से देखा होगा। तो इसमें मैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी इन सबको एक साथ लेते हुए चलूंगी, ये ध्यान रखिएगा। महामैराथन मतलब महामैराथन होगी, सारे टॉपिक्स में कवर करवाऊंगी। और ये सोचिएगा, अगर आपको पास होना है, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, बहुत कम समय देते हैं, इसके बाद ही वैकेंसी आती है, इसके बाद ही यूं कह लो कि टीचिंग वैकेंसी कगार पर है, मतलब एक कतार पर है, वो खड़ी होगी, मतलब इसके बाद ही तुम्हें देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से शिद्दत से तैयारी करनी हो ना, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं एक चीज कहूंगी, जैसे मान लो इस तरीके से ये आप देख रहे होगी, जॉन बोल्बी का सिद्धांत है, और मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ बहुत डिटेल लेवल पर।
ये नहीं पता होगा किसी को या पता होगा, अच्छी बात है। तो इतना डिटेल लेवल पे तो देखो हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो किशोरावस्था है ना, किशोरावस्था की हर एक चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हर एक अवस्था के बारे में पढ़ना पड़ेगा बहुत डिटेल में। महिलाओं में किस तरीके से यह विशेषता होती है किशोर जब महिलाएं बनती हैं, और पुरुषों में कैसे होता है, ये सारी चीजें तो बहुत छोटी चीज है। फिलहाल तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इन शॉर्ट सम अप में मैं बता रही हूँ कि टीचिंग चैनल पर ये ध्यान रखिएगा। किस चैनल पर? टीचिंग चैनल पर ये मैराथन चलेगी। टीचिंग चैनल पर, टीचिंग चैनल पर TWRA टाइप करोगे ना, जब आप टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित, जब आप ये टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगी TWRA, ठीक है। ये टाइप करोगे देन यू विल गेट इट। क्लियर है बात? क्लियर है? कब होगी ये भी ध्यान रखो भाई, 18 नवंबर को होगी। 18 नवंबर फुल फ्लैज हम पढ़ा देंगे, यानी कि सोमवार को सुबह 10 बजे। आपको खुद ही लगेगा कि हाँ हमने CDP के सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, खुद ही आपको ऐसा लगेगा। ठीक है जी, क्लियर है बात? तो ये एक लमसम में मैंने आपको बताया, आशा करती हूँ। और विश्वास की अगर बात आती है तो विश्वास आप मुझ पर कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चा, विश्वास आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे क्या करोगे ही, जब मैं बढ़ाऊंगी तो आप करोगे। तो तैयार हो जाए किसके लिए? मैराथन के लिए। 18 नवंबर को सोमवार को ये हमारी मैराथन आ रही है, तैयार हो जाए सब के सब। कब? सुबह 10 बजे, ठीक है। टीचिंग चैनल पर होगी। नमस्कार सभी को। कोई भी डाउट हो तो आप जो